हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप स्टॉक के साथ जुड़कर अपना डीमैट अकाउंट आप बिल्कुल फ्री में ओपन कर सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो आज ही आप स्टॉक के साथ में जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करें और अकाउंट ओपन कराएं। और चमन मेटेलिक्स लिमिटेड जो है ये स्पॉन्ज आयरन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम। और चंद्रपुर में, महाराष्ट्र चंद्रपुर में हमारा यूनिट है। और लगभग 72,000 टन पर एनम की हमारी कैपेसिटी है। जी रमेश जी, थोड़ा सा मतलब खुल के बताइए कि हम लोग के जो दर्शक हैं ना, वो बहुत सारी जानकारी समझना चाहते हैं कि ये स्पॉन्ज मेटल आपने बताया, ये क्या होता है? स्पॉन्ज मेटल किस इस्तेमाल में होता है, कैसे इसको आप बनाते हैं, आप जिनको बेचते हैं वो कौन लोग हैं, कैसे प्रोसेस होता है, ये बताइए जरा। सर देखिए, दरअसल स्पॉन्ज आयरन स्टील बनाने के दो रूट होते हैं सर। एक तो ब्लास्ट फर्नेस रूट है, जो बड़े स्टील प्लांट हैं, सेल है और जेएसडब्ल्यू है, जेएसपीएल है, वो उस रूट पे चलते हैं। बाकी जो अधिकतर जो स्पॉन्ज आयरन जो बनता है, इसको डायरेक्ट रिड्यूस आयरन भी कहते हैं। ये आयरन ओर और डोमेस्टिक आयरन ओर और डोमेस्टिक कोल से ही बन सकता है, इसलिए ये भारतवर्ष में इसका ज्यादा चलन हुआ और बहुत सारे यूनिट्स इसके लगे। और ये भी एक तरीके से स्क्रैप को रिप्लेस करता है। जब आप मेल्टिंग करते हैं, स्टील मेल्टिंग करके आप बिलेट या इंगट्स बनाते हैं और आगे टीएमटी सरिया बनाते हैं उससे, तो उसका ये रॉ मटेरियल है। लगभग 70 से 80% स्क्रैप को रिप्लेस करके स्पॉन्ज आयरन का उपयोग होता है। इसका बेसिक रॉ मटेरियल जो होता है वो आयरन ओर और कोल है, जो कि हिंदुस्तान में अवेलेबल है, और थोड़ा बहुत डोलोमाइट लगता है। तो इस तरीके से ये तीनों चीजों को, एक क्लीन होती है रोटरी क्लीन, उसके अंदर इसको चार्ज किया जाता है और ये फायर होता है। तो जो कोल में कार्बन होता है, वो आयरन के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उसको रिड्यूस करके उसको एक सर्टेन मेटल लेवल पे लेके आता है, जिसको फिर डायरेक्ट स्टील इंडक्शन फर्नेस में या आर्क फर्नेस में मेल्ट किया जा सकता है। तो इस तरह से ये स्पॉन्ज आयरन का प्रोडक्शन किया जाता है। और इसका उपयोग जो है, हिंदुस्तान में लगभग 2000 इंडक्शन फर्नेस लगी हुई हैं, जिसके अंतर्गत इसका एज ए रॉ मटेरियल इसके अंदर इसका उपयोग होता है। ओके, तो कौन कौन सर आपके ग्राहक हैं, किसको आप अपना माल बेचते हैं? सर हमारे ग्राहक तो वैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसमें बहुत सारे कस्टमर्स हैं। बहुत सारे जालना के आसपास, वाड़ा के आसपास और नागपुर के आसपास बहुत सारी फर्नेसेस हैं। इसी तरह छत्तीसगढ़ में बहुत सारे, लगभग 150 इंडक्शन फर्नेस हैं। और महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी हमारा मटेरियल जाता है। तो इस तरीके से डिमांड बहुत है, लोकल डिमांड बहुत है इसकी। कोई डिमांड का कोई इशू नहीं है सर। ओके सर, ये बताइए राजेश जी कि जो आपकी कॉस्ट है, जब आप ये बनाते हैं और उसके बाद बेचते हैं उनको, तो दो तरह के मार्जिन है, एक ऑपरेटिंग मार्जिन होगा, एक नेट मार्जिन। तो जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपये बनाई और उनको 110 की बेची, तो मुझे मार्जिन समझाइए कितना है आपका? सर अभी जो कंपनी ने जो लास्ट ईयर जो मार्जिन किया है, वो 6% का नेट मार्जिन किया है, 6% का आफ्टर टैक्स। तो और जो कि जिसमें लगातार बढ़ोतरी हुई है। और हमारा जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो है हमारा 9 करोड़ 34 लाख का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 78% का ग्रोथ था उसमें। और करंट ईयर 6 मंथ्स में अभी तक हम लोग 681 करोड़ कर चुके हैं, 6.81 करोड़ कर चुके हैं। और एनालाइज करेंगे तो दिस इज बेटर देन लास्ट ईयर, बट एट द मोमेंट 6 मंथ्स का ये रिजल्ट है। तो इज क्वाइट प्रॉमिसिंग एंड क्वाइट ग्रोथ ओरिएंटेड। अच्छा, डिमांड का कोई इशू नहीं दिख रहा? आजकल लोग बड़ी चर्चा कर रहे हैं कि बड़ी मंदी आ रही है, डिमांड कम हो रही है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, ये सब बातें आप लोग भी सुनते होंगे? ऐसा सुनते तो हैं सर, सुनते तो हैं, बट स्टील का जो प्राइसेस है इंडिया में, वो वर्ल्ड वाइज बहुत कॉम्पिटिटिव है। हम लोग काफी कम पे हैं। इनफैक्ट इंडिया से स्टील बाहर एक्सपोर्ट हो रहा है, बीच में चाइना भी एक्सपोर्ट हो रहा था। और जो प्राइसेस हैं बीच में बढ़ गई थी, बट गवर्नमेंट ने फिर पैलेट के ऊपर जब थोड़ा कस्टम ड्यूटी लगाया तो प्राइसेस डाउन आए। अभी प्राइसेस काफी ठीक है, स्टेबल है, और मेटल में डिमांड अच्छी है सर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इतना ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पे,
तो डिमांड ओवरऑल बहुत अच्छी है। और हमारे लिए तो इट इज अ रॉ मटेरियल फॉर फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, और से एक कंपोजिट यूनिट है जहाँ टीएमटी और फर्नेस दोनों है, तो उनके लिए हमारा जो बेसिक रॉ मटेरियल हम लोग बनाते हैं। तो देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर डिमांड बहुत अच्छी है सर, डिमांड का कोई इशू नहीं हमारे लिए। डिमांड का कोई इशू नहीं, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती होगी, वो तो खैर। Pricing, it is a commodity, sir. It depends on the demand and supply as well as the input raw material cost, all those figures. So, अच्छा राजेश जी, ये लोग कहते हैं कि कमोडिटी एक साइकिल होता है, खास तौर पे मेटल में। तो अगर हम समझने के लिए आपसे पूछें कि इस समय हम कमोडिटी यानी मेटल के साइकिल के किस जगह पे हैं, एकदम पीक पे है, शुरुआत में है, या ढलान पे है, कहाँ पे हैं हम लोग? सर अभी तो मुझे जो लगता है, मेरा असेसमेंट ये कहता है कि अभी हम लोग तो अभी चढ़ान पे हैं, न ढलान पे हैं न पीक पे हैं। चढ़ान हम लोग पे, अभी चढ़ने की ओर है जी। आगे मार्केट शुड बी गुड। ओके, मार्केट अच्छा है और अभी साइकिल के हम लोग स्लोप जो बनता है उसमें हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी पीक नहीं हुआ है। अब ये बताइए कि जो ये पैसा आप इकट्ठा करेंगे इशू से, इसका क्या करेंगे? सर इसको तो अभी जो हमारा पर्पस है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए है, प्लस टू मीट आउट दी इशू एक्सपेंसेस, यही है सर। अभी कितना शेयर होल्डिंग आपकी बचेगी इस इशू के बाद? प्रोमोटर होल्डिंग कितनी रहेगी? सर हमारी करीब 74 पॉइंट समथिंग है। सो एज पर द नॉर्म्स वी आर ऑफलोडिंग 26 प्लस सम परसेंटेज इनटू द मार्केट। या हाँ, तो वो 26 निकल के आपकी 74 के आसपास बचेगी। जी। ओके, तो ये पैसा इस्तेमाल किया जाएगा वर्किंग कैपिटल के लिए, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और जो भी एक्सपेंसेस है उसके लिए होगा, और 74% प्रमोटर होल्डिंग बनी रहेगी। और राजेश जी ये भरोसा दिला रहे हैं कि ये बिजनेस बहुत रोबस्ट है, डिमांड की कोई कमी है नहीं अब यहाँ पे। तो राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं कि आप। मैं एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ, बोलिए। हाँ बोलिए। शेख ऑफ और आपके दर्शकों के लिए जी। कि आईपीओ ऑलरेडी ओपन है। टुडे इज द सेकंड डे ऑफ आईपीओ एंड I extend my heartiest New Year greetings to all your viewers through your। नहीं बिल्कुल, हमने स्क्रीन पर लिख के दिखा दिया है राजेश जी की 4 से 6 जनवरी के बीच में आईपीओ खुला हुआ है।